हम आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्य लक्षण का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अब हम लगभग समाप्ति की ओर हैं। आचार्य मम्मट ने जो काव्य का लक्षण दिया है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, उसके खंडन जो शब्दार्थों का था, अदोषौ का था, सगुणों का था और अनलंकृति पुनः क्वापि का, यह हम देख चुके हैं। अनलंकृति पुनः क्वापि का जब हम खंडन देख रहे थे पिछली बार, विश्वनाथ के दिया है, उसी क्रम में वो कहते हैं आगे कि हमने देखा वो खंडन कैसे किया, फिर उसका क्या समाधान है, कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य मम्मट ने कहा है कि भाई यहाँ पे तो अभाव मुखेन अलंकार आपने निकाले हैं, तो स्फुट अलंकार नहीं है कोई भी, और रसस्य च प्राधान्य बोले रसवत अलंकार भी नहीं है, क्योंकि विप्रलम श्रृंगार प्रधान है। यहाँ पे एक बात और थी कि मम्मट ने यहाँ पे जो जटिल पद्धति अपनाई है, अनलंकृति पुनः क्वापि, यदि कहते थे सीधा सालंकारो, यदि वो सालंकारो पद प्रयोग कर देते तो अलंकार की स्थिति कैसी हो जाती, अपरिहार्य, यानी अलंकार होना आवश्यक हो जाता। तो यदि कोई भी ऐसा काव्य होता जो सरस होता और अलंकार शून्य होता, वो काव्य की रचना से बाहर हो जाता, श्रेणी से। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी काव्य रचना करता तो, और काव्य की तो जो यदि वो कह देते सालंकारो, तो यानी अलंकार अपरिहार्य हो जाता, सरस काव्य लेकिन अलंकार नहीं है, तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आ पाता, यानी करना ही पड़ता। और यदि वो कह देते निरलंकारो, तो कोई व्यक्ति ऐसा पद प्रयोग करता, कोई ऐसा काव्य रचना करता जिसमें अलंकार होता, तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि फिर वो ऐसा क्या हो जाता, निरलंकारों कह देते तो अलंकारहीन ही काव्य की श्रेणी में आता। यदि यदि कोई ऐसा कवि होता जो अलंकार को प्रयोग कर देता, तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आ पाता। तो दोनों ही स्थिति बड़ी कठिन हो जाती। यदि सालंकारों पद प्रयोग कर देते, तो काव्य में अलंकार होना अपरिहार्य हो जाता। ठीक है, यदि कोई ऐसा काव्य मिलता जिसमें रस तो है लेकिन अलंकार नहीं है, तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता। यदि निरलंकारों पद प्रयोग कर देते, तो भी बड़ी कठिनाई हो जाती। तो क्या हो जाता, अलंकारहीन ही काव्य की रचना कहलाती, अलंकारहीन ही काव्य कहलाता। तो यदि कोई अलंकार युक्त काव्य रचना करता, तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए आचार्य मम्मट ने ये अलंकृत काव्य कहा है, यानी कि स्फुट अलंकार ना हो तो भी काव्य की हानि नहीं होती, अलंकार हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, सर्वत्र सालंकार हो, सालंकार तो को मानते हैं, लेकिन स्फुट रूप से प्रतीति ना हो तो भी काव्य की हानि नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं। और अब ये देखिए, जैसे कि मम्मट जब रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं, तो उन्होंने काव्य में ऐसा क्यों नहीं कहा, कोई इस प्रकार का खंडन भी उठा सकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भी पद प्रयोग किए हैं, उसमें सब में यह बात स्पष्ट रूप से आ रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अदोषो, रस के विघातक दोषों का अभाव ही है अदोषो। तो क्या कहना चाह रहे हैं, रस के विघातक दोषों से रहित शब्द और अर्थ ही काव्य है, अतः यहाँ रस को कहा है। सगुणों पद प्रयोग किया है, गुण किसके धर्म में, अंगीरस के धर्म में, तो यहाँ पे उन्होंने गुण कथन के माध्यम से अंगीरस का प्रयोग किया है। अनलंकृति पुनः क्वापि, वृत्ति में कहा है, सर्वत्र के माध्यम से उन्होंने रस को कहा है। अलंकार की परिभाषा में मम्मट ने कहा है उपकुर्वंती तन संतम, जो उसमें उपलब्ध जो विद्यमान जो सौंदर्य है उसको, यानी रस का जो है उसको उत्कर्ष करते हैं, तो फिर यहाँ पे रस को कहिए। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने प्रत्येक पद के माध्यम से उसे कहा है, बड़ा ही प्रतिपादन की शैली है कि रस यदि ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर देते तो क्या हमारा हानि हो जाती, वो भी हमने देखा है। आचार्य मम्मट का क्या वैशिष्ट्य है, यद्यपि हमें काव्य लक्षण और सारे प्राप्त होते हैं, जैसे कि भामा का शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद्विधा, शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना बनावली, ये दंडी ने दिया है, वामन ने रीतिरात्मक काव्य से, रुद्रट ने शब्दार्थौ काव्यम, कुंतक ने शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी, और विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इस प्रकार हमें कई सारे काव्य लक्षण मिलते हैं। मम्मट ने अदोषौ तथा सगुणों पद को जोड़कर जो काव्य लक्षण दिया है, तो दृष्टिकोण जो उपस्थापित किया है, वो पूर्व लक्षणकारों से यहाँ पे उनका एक तो क्या वैशिष्ट्य है, हम क्या वैशिष्ट्य यहाँ पे देखते हैं उनका। आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है बहुत ही व्यापक है और सर्वांग, मतलब सभी को समाहित किए हुए है सारी चीजों को। उन्होंने पूर्व लक्षणकारों ने क्या किया था, काव्य के शब्द तथा अर्थ या उसकी आत्मा, रीति है, रस है, अलंकार है आदि की चर्चा की थी, लेकिन किसी ने गुण दोष आदि की चर्चा नहीं की थी। ठीक है, अनलंकृति पुनः कॉपी लिखकर अलंकार की गौणता को भी सूचित किया उन्होंने। मम्मट ने परिभाषा में सर्वप्रथम अदोषो पद को इसलिए रखा है क्योंकि काव्य में कोई रस विघातक दोष नहीं होना चाहिए। गुण और अलंकार की स्थिति उपस्थिति का दोष, यदि गुण और अलंकार की उपस्थिति का दोष की स्थिति में तो कोई महत्व नहीं है, गुण भी है अलंकार भी है, लेकिन यदि काव्य में दोष है तो उसका तो कोई महत्व नहीं है। ये चीज यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं मम्मट ने जो परिभाषा दी है
उसमें इस प्रकार क्या कह रहे थे कि गुण और अलंकार की उपस्थिति का दोष की स्थिति में कोई महत्व नहीं है। गुण भी है, अलंकार भी, लेकिन रस ही नहीं है। तो और रस क्या, रस भी है, गुण भी है, अलंकार भी, लेकिन कोई ऐसा दोष है तो सारा खत्म हो जाता है। अलंकार से महत्वपूर्ण गुण है, अतः अनुलंकृति पुनः कॉपी से पहले सगुणों विशेषण को दिया है। यानी पद प्रयोग भी देखो, अदोषो फिर सगुणों फिर अलंकृति पुनः कॉपी। और थोड़े ही शब्दों में बहुत ही अधिक व्यापक बात को कहने की इनकी जो गुणता है, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अब सामायिक रूप से देखें तो क्या है, प्राय जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी परिभाषाओं में काव्य के बाह्य रूप की ओर ही ध्यान था, शब्द और अर्थ तक, तथा उनको अलंकृत करने वाले तत्वों तक ही सीमित रही है। जिन आचार्यों ने काव्य की आत्मा की बात की है, चर्चा की है, वो काव्य के आंतरिक पक्ष को छूने में प्रयास तो किया है, उनका दृष्टिकोण फिर भी कैसा रहा है, एकांगी रहा है, क्योंकि वह काव्य के अन्य तत्व कौन से, अलंकार आदि उपेक्षित रह गए हैं। मम्मट ने गुण, अलंकार, दोष रहित आदि विशेषण पदों के प्रयोग से काव्य के बाह्य शब्द और अर्थ और आंतरिक, बाह्य क्या है, शब्द और अर्थ, आंतरिक रस ध्वनि को ग्रहण करते हुए भी, शब्द और अर्थ और रस ध्वनि सबको ग्रहण करते हुए भी उसके उत्कर्ष के वर्धक जो चीजें हैं, गुण, अलंकार आदि का भी सम्यक समावेश अपनी इस परिभाषा में किया है। इस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्य जितने भी हैं, उनकी अपेक्षा उनकी काव्य परिभाषा पूर्णतया, उसमें पूर्णता लाने का प्रयास किया उन्होंने। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कहा था, कोई एक पक्ष पर रह गया, कोई एकांगी था, इनकी काव्य परिभाषा में व्यापक है, बाह्य पक्ष भी, आंतरिक पक्ष भी, उसके उत्कृष्टदायक पक्ष भी, सभी का समाहित किया है। इस प्रकार आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण आज हमने देखा। इसके बाद में अन्य विषयों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज यही समाप्त करती हूँ।